Hello everyone, myself Dr. Vijay Kumar Vishwakarma. Hope you are doing well. आज की क्लास में बेसिकली हम जो करने वाले हैं वो यूनिट 4 एंड दिस इज दी बेसिकली पॉलीमर केमिस्ट्री। अगर हम बात करें तो ये जो सिलेबस है ये सारम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लेटेस्ट करिकुलम पे आधारित है और ये बीटेक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। अगर एक ओवरव्यू के तौर पे बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि इसके कंटेंट क्या क्या है। इस कंटेंट से आपको कुछ ज़्यादा आइडिया लग सकता है। तो ओवरऑल पूरे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं क्या, उनके फीचर्स क्या होते हैं, फंक्शनैलिटी क्या होती है, वन ऑफ द टाइप ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल दैट इज द पॉलीमर, पॉलीमर का इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एक्सेट्रा, सिंथेसिस प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ सम इम्पॉर्टेंट एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर, जिसमें पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलीन और बहुत सारे पॉलीमर्स दे रखे हैं, वो वन बाय वन देखेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट कंडक्टिंग पॉलीमर्स, जिसमें हम उनके इंट्रोडक्शन, बेसिक्स क्या हैं और टोटल 3 टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग पॉलीमर्स के बारे में पढ़ेंगे। कुछ पॉलीमर्स आपके सिलेबस में मेंशन है जैसे पॉलीएसिटाइलिन, C3H10, ये सारे मेंशन हैं। इसके बाद हम देखेंगे पॉलीमर एवरेज मॉलिक्यूलर मास एंड डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन के बारे में थोड़ा सा। ओके, लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मैक्रोमॉलिक्यूल? अगर हम बात करें कि मैक्रोमॉलिक्यूल, तो ये जो वर्ड है, ये मैक्रो मीन्स होता है बिग एंड मॉलिक्यूल्स का मतलब आप जानते ही हैं, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं उन मॉलिक्यूल्स की जो बड़े होते हैं, लेकिन ये जो बनते हैं ना, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं। तो जिन छोटे मॉलिक्यूल से ये मिलके बनते हैं उन्हें हम कहते हैं मोनोमर्स। अब अगर एक बात करें कि कोई मैक्रोमॉलिक्यूल, तो उस मैक्रोमॉलिक्यूल में हो सकता है 10,000 या फिर उससे ज़्यादा भी एटम्स हो सकते हैं। तो ये कोई फिक्स नंबर नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अगर 2, 4 या उससे ज़्यादा 10 यूनिट 20 यूनिट जुड़ती हैं तो सबको हम मैक्रोमॉलिक्यूल में ही कंसिडर करेंगे। वन ऑफ द familiar case of macromolecule is polymer, which is in our syllabus. So ये जो पॉलीमर बनते हैं उस टेक्निक को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन क्या है? एक रिएक्शन है या मेथड है जैसे पॉलीमर बनते हैं, और जिस यूनिट से बनते हैं, रिपीटिंग यूनिट से, उसे कहते हैं हम मोनोमर। ठीक है। मोनोमर जो होते हैं जनरली पोलर नेचर के होते हैं और उनके पास कुछ डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मोनोमर को डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि कुछ मैक्रोमॉलिक्यूल्स और उनके एग्जांपल्स। अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, जिनमें आप शुगर्स, ग्लूकोज आप पढ़ते हो, तो मेनली स्टार्च की बात करें, ग्लाइकोजन की बात करें, ये सारे के सारे क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट जो है मैक्रोमॉलिक्यूल्स है। लाइपिड्स की बात करें तो जितने भी फैटी एसिड, फैट और ऑयल्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, ये सब मैक्रोमॉलिक्यूल है। हमारी बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है प्रोटीन, और उसका बिल्डिंग ब्लॉक्स अमीनो एसिड्स। तो प्रोटीन बेसिकली क्या है? मैक्रोमॉलिक्यूल है और बहुत सारे फंक्शंस करता है। इवन हमारी बॉडी भी प्रोटीन के फंक्शन से ही चलती है। न्यूक्लिक एसिड, ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ये भी मैक्रोमॉलिक्यूल है। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। और ओबियस द लास्ट क्लास इज पॉलीमर। तो ये केवल इसकी एक यूनिट हमें पढ़नी है मैक्रोमॉलिक्यूल की, दैट इज द पॉलीमर। और पॉलीमर भी बहुत काम हमारे आता है डेली लाइफ में। हम चारों तरफ, ऑलमोस्ट सब तरफ पॉलीमर से घिरे हैं। इवन जो हम कपड़े पहनते हैं वो भी पॉलीमर से होते हैं। थ्रेड, वो भी पॉलीमर से होते हैं। तो पॉलीमर्स को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ये हो गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैक्रोमॉलिक्यूल्स का। अब आपके सिलेबस में ये मेंशन है कि साइलेंट फीचर्स ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल। तो अगर साइलेंट फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला ही आता है इनके साइज का। जैसा कि हमने बोला पहले ही स्लाइड पे कि मैक्रो मीन्स होता ही है बिग,
बिग का मतलब इनकी जो साइज होती है ये लार्ज होती है और जिसकी साइज लार्ज होगी सिग्निफिकेंटली उसका मॉलिक्यूलर वेट भी और साइज भी बड़ा ही होगा, नो डाउट। उसके बाद बात करते हैं कॉम्प्लेक्सिबिलिटी की। तो अगर कॉम्प्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो अगर सिंपल सा सोचने की बात है कि अगर जो मॉलिक्यूल जितना छोटा होगा उसमें कॉम्प्लेक्सिबिलिटी कितनी उतनी ही कम हो सकती है। और जैसे जैसे मॉलिक्यूल बढ़ता जाएगा उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर जुड़ेंगे, फंक्शनैलिटी जुड़ेगी और मल्टीपल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। जैसे आप प्रोटीन में पढ़ते हो प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, तो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स क्या है, देखो एक से दो, दो से तीन, तीन से चार डिग्री में अगर जा रहा है तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। उसके बाद डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी इतने ये डाइवर्स होते हैं। अब सपोज करो एन नंबर ऑफ यूनिट्स ऐसे जोड़नी है, इसमें कुछ यूनिट अगर ऐसी हो, कुछ यूनिट ऐसी हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, एक यूनिट ऐसे जोड़ो, फिर एक यूनिट ऐसे जोड़ो, फिर एक यूनिट ऐसे जोड़ो, तो मतलब डिफरेंट वेराइटी ऑफ यूनिट्स को हम असेंबल कर सकते हैं इन डिफरेंट मैनर्स। इसका मतलब डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा क्रिएट की जा सकती है मैक्रो मॉलिक्यूल के टर्म। ठीक है। फंक्शन की बात करें, ये जितने भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे के सारे एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। अच्छा, ये कुछ मटेरियल जो होते हैं वो यूनिक फंक्शन देते हैं और कुछ स्पेसिफिक फंक्शन देते हैं। जैसे अगर हम पॉलीथीन की बात करें तो हम पॉलीथीन को बहुत जगहों पे यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर मैक्रोमोलेक्यूल में किसी एंजाइम की बात करें तो उसका फंक्शन क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। ठीक है। तो ये एंजाइम, जैसे कोई एंजाइम है, आपने पढ़ा है कि ग्लूकोज है और उसका फर्मेंट करा के हमें इथेनॉल बनाना है, तो इस यहाँ पे एक ही एंजाइम काम करेगा, दूसरा कोई एंजाइम काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, तो जो इनकी सॉल्युबिलिटी है ये वैरायटी ऑफ सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। अगर हम बात करें तो कुछ वाटर में सॉल्युबल होंगे, मोस्टली वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ही बने होते हैं। नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जनरली जिनमें मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा ही होता जा रहा है। और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के होते हैं। फिर भी इसमें एक और फैक्टर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्टिविटी की। रिएक्टिविटी ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स डिपेंड ऑन द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द। तो रिएक्टिविटी देखो, अब ये स्पेसिफिक फंक्शन हो गया, तो स्पेसिफिक फंक्शन क्या होगा भाई, जो मॉलिक्यूल्स में जो फंक्शनैलिटी जुड़ी होगी वो उसी पे डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं कि हर एक चीज पे डिपेंड करेगा, तो जिस तरीके का फंक्शन होगा उस तरीके की इसकी रिएक्टिविटी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अब अपने स्पेसिफिक टॉपिक पॉलीमर पे। तो पूरे यूनिट में हमें जो पढ़ना है वो है पॉलीमर्स के बारे में पढ़ना। तो बात करते हैं पॉलीमर क्या है। पॉलीमर दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है पॉली, पॉली मीन्स होता है मेनी, एंड सेकेंड है मेरास। मेरास मीन्स होता है पार्ट्स। तो जिसमें बहुत सारे पार्ट्स हों उसको हम कहते हैं पॉलीमर। और ये जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनको हम कहते हैं मोनोमर। तो जो रिपीटिंग यूनिट्स है या फिर जो वन पार्ट है उसे हम कहेंगे मोनोमर। मोनो मीन्स ही हो गया वन, तो मोनो वर्ड का मीनिंग ही होता है वन, मोनो मीन्स वन, तो वन पार्ट या लिस्ट पार्ट को हम कहते हैं। अच्छा, ये जो मोनोमर है ये सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। आगे आप पढ़ेंगे तो खुद ही क्लियर हो जाएगा। मैक्रोमोलिक्यूल्स कैन बी नेचुरल आर सिंथेटिक। ये मैन मेड भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है। तो अगर हम बात करें तो आगे हम देखेंगे भी कि पॉलीमर का डिवीजन भी ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल अबंडेंस या फिर सोर्स या ओरिजिन के बेसिस पे किया जाता है। तो ये देख सकते हैं। नेक्स्ट है फंक्शनैलिटीज की बात करें। जो भी मोनोमर है उस मोनोमर के लिए एक क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है कि भाई इस मोनोमर के पास
अगर ये जो फंक्शनल ग्रुप होगा या फंक्शनैलिटीज होगी, ये एटलीस्ट अगर 2 होगी तब तो ये मोनोमर का काम कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। फंक्शनैलिटीज का मतलब क्या हुआ कि ये 2 साइड से बॉन्ड बना सके, ठीक है। अच्छा, मोनो फंक्शनल का मतलब क्या हुआ, ऐसा फंक्शनल ग्रुप जैसे हम CH3OH की बात करें, इसमें फंक्शनल ग्रुप तो है, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप ऐसा नहीं है। ये फंक्शनल ग्रुप केवल केवल एक साइड से, सपोज करो इस H को अगर हम हटा दें तो इसका फंक्शनलाइजेशन केवल एक साइड से किया जा सकता है। अब ये देखो एल्कोहल से क्या बन गया, ईथर बन गया, लेकिन फर्दर फंक्शनलाइजेशन नहीं पॉसिबल, और ये चेन टर्मिनेट हो गई, अब आगे नहीं बढ़ेगी, तो एक से दो, दो से तीन, तीन से चार जोड़ के आगे नहीं बढ़ सकती है। इसलिए मोनो फंक्शनलिटीज जहाँ पे होती हैं वो किसी काम का हमारे नहीं है, ठीक है। ये चेन को टर्मिनेट कर देते हैं, तो दीज आर वर्थलेस। लेकिन अगर डाई फंक्शनल या बाई फंक्शनल की बात करें, जैसे CH2CH2, तो CH2CH2 के केस में देखो, CH2CH2, अगर हम इसका एक बॉन्ड मिटा दें, एक बॉन्ड मिटाते ही इस कार्बन की भी एक वैलेंसी फ्री, इस कार्बन की, अब ये आगे दूसरे यूनिट से रिएक्ट कर सकता है फर्दर इसी तरीके से, तो ये पूरी की पूरी चेन लेंथ बहुत लंबी होगी। तो अगर हम ये देखें, अगर ये इथीन है तो ये बन जाएगा पॉलीथीन। तो ये जो फंक्शनैलिटी है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है पॉलीमर के फॉर्मेशन। जैसे पॉलीमर कितना क्रॉस लिंक होगा, लीनियर होगा, ये सब फंक्शनैलिटी ही डिफाइन करती है। अगर फंक्शनैलिटी 2 है तो लीनियर बनेगा, 2 से इंक्रीज कर दो, 3 तो क्रॉस लिंक बनेगा, 4 कर दो तो नेटवर्क बन जाएगा। तो इस तरीके से फंक्शनैलिटी एक इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा फंक्शनैलिटी के बारे में और देखेंगे, क्योंकि फंक्शनैलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, और इससे MCQs भी बन सकता है। जैसे आपको ये मॉलिक्यूल दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि भाई ये मोनोमर बन सकता है कि नहीं, क्या ये ट्रू मोनोमर है, तो नहीं, ये ट्रू मोनोमर नहीं है, क्योंकि इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, 1 है। इधर देखो, इधर भी OH है, इधर भी OH है, अभी हमने जो लिया था एग्जांपल आपको, CH3OH केवल एक OH था, इसलिए वो उसका जो फंक्शनैलिटी था वो 1 था, इसलिए वो ट्रू मोनोमर नहीं था। इसकी फंक्शनैलिटी कितनी है, 2 है, इसलिए ट्रू मोनोमर है। सिमिलरली इथाइन की बात करें, इसकी फंक्शनैलिटी ट्रू है, ये भी मोनोमर का काम कर सकता है। सॉरी, इथीन और ये इथाइन, इथाइन की फंक्शनैलिटी 4 होती है, क्योंकि इसमें 2 डबल बॉन्ड होते हैं। एक डबल बॉन्ड टूटेगा तो 2 फंक्शनैलिटी, दूसरा अगेन टूटा तो टोटल 2 इंटू 4 फंक्शनैलिटी इंक्रीज होती है। तो 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शनैलिटी है तो वो ट्रू मोनोमर बन सकते हैं। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखें तो इस रिएक्शन में भी देखो कि यहाँ पे जो फंक्शनैलिटी है 1 है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल में केवल केवल R जुड़ा है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो इस वाले रिएक्शन में 3 जो ग्रुप है, एक बी आर यहाँ, एक बी आर यहाँ, एक बी आर यहाँ, इसका मतलब ये वाला की जो फंक्शनैलिटी है वो 3 है, 3 फंक्शनैलिटी। तो रिएक्शन पे अगर यहाँ पे होता है, वैसे ये इस तरीके का नहीं पूछा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस तरीके का ही पूछा जाएगा, तो ये आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, और ये बेहद ही इजी टॉपिक होता है पॉलीमर का, आप 12th में पढ़े हो। आई थिंक लेटेस्ट सिलेबस में ये एक्सक्लूड कर दिया गया है ना, इसीलिए कोई बात नहीं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी, ऐसे पॉलीमर्स जो नेचर से मिलते हैं उसे नेचुरल पॉलीमर कहते हैं, जैसे हमारा प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज, रबर, ये सब कुछ क्या है, नेचुरल है। उसके बाद सेकंड देखते हैं सिंथेटिक, जो ह्यूमन बनाए, या जिसे कहते हो आप मैन मेड, ठीक है। तो ये जो अगर मैन मेड होगा तो भी क्या होगा, इसे कहेंगे सिंथेटिक, और ये भी पॉलीमर काम करेगा। तो ये ह्यूमन मेड या मैन मेड पॉलीमर, जिसमें प्लास्टिक वाइडली यूज करते हो, और जितने भी पॉलीमर मोस्टली हम पढ़ेंगे वो सारे के सारे मैन मेड है। तो इसका तो बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स की बहुत ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट है सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक क्या है भाई, सोर्स हमने कहाँ से लिया, नेचर से, और उसमें कुछ ऐड कर दिया या कुछ अदर फंक्शनलाइजेशन कर दिया। जैसे सेलुलोज, सेलुलोज देखो आप कहाँ पढ़े हो, नेचुरल,
सेलुलोज का एसिटाइलेशन कर लें तो सेलुलोज डाई एसीटेट बन जाता है, और ये सेलुलोज डाई एसीटेट अब पॉलीमर के तौर पे या पॉलीमेरिक यूनिट के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो ये जो हुआ नेचर से लिया, इसलिए इसे सेमी सिंथेटिक कहेंगे। आधा क्या है इसमें नेचर का पार्ट और आधा हमने अपना मिलाया। इसे सेमी वर्ड का मतलब होता है हाफ, 1/2 या हाफ। ठीक है, थोड़ा सा हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेने का प्रयास किया है कि आप डेली लाइफ में डीएनए, स्टार्च, सेलुलोज, रबर ये सब देखते हो, जैसे डीपी, टेफलॉन, ये फ्राई पैन के ऊपर जो हार्ड कोटिंग होती है वो टेफलॉन की होती है। नायलॉन के जितने भी क्लॉथेस या आप रोप्स देखते हो, और पीवीसी की पाइप्स, तो ये सारे देखो डेली लाइफ में यूज होने वाले पॉलीमर्स हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं पॉलीमर्स बेस्ड ऑन मोनोमर। अगर किसी मोनो पॉलीमर को बनाने में जो मोनोमर यूनिट हैं वो सारी की सारी एक जैसी हैं तो उसे हम कहेंगे होमो पॉलीमर। होमो मीन्स ही होता है सेम, और हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट। तो ये कीवर्ड से आप पहचान सकते हैं। अगर सारे मोनोमर जैसे ए है तो ये होमो पॉलीमर होगा, और दिखने में भी सब एक जैसे मोनोमेरिक यूनिट दिखेंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जो पॉलीथाइलीन, पॉलीप्रोपाइलीन, नेचुरल रबर, ये सब बेस्ट एग्जांपल है। हेट्रोपॉलीमर, इसमें दो मोनोमर यूनिट होंगे, ए और बी टाइप का। तो ये और भी हो सकता है ए बी सी टाइप का हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो आपका बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे आता है वो है नायलॉन 66। इस नायलॉन 66 की आगे सिंथेसिस देखेंगे कौन कौन सी मोनोमर यूनिट है, तो वहां मैं फिर से बताऊंगा कि ये देखो अलग यूनिट है, ये अलग यूनिट। ठीक है, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोमेरिक चेन। अगर मोनोमेरिक जो चेन बन रही है उसका स्ट्रक्चर कैसा है उसके बेसिस पे, अगर जो चेन बन रही है एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से ऐसे जुड़ने वाले, केवल केवल एक देखो चेन बना रहे हैं और वो लीनियर है, एक लाइन को फॉलो कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, लीनियर। जितने भी आपकी पीवीसी है, इसीलिए पीवीसी की पाइप्स, पीवीसी की सीट और पीवीसी की जो भी चीजें आप बहुत लंबी से लंबी बना लेते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन में प्रोपोगेट करता है। इसके बाद ब्रांच चेन पॉलीमर। जो ब्रांच चेन पॉलीमर है जैसे लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन जो आप बीच में पॉलीथीन बैन हुई थी ना, तो पॉलीथीन बैन होने पे आप देखे थे व्हाइट व्हाइट कलर की पॉलीथीन चलती थी जिसपे कुछ ब्लू कलर का एक लोगो लगा होता था, उसे हम कहते थे कि थोड़ा ऐसी पॉलीथीन है जो डिग्रेड हो सकती है। तो ये होती है बेसिकली लो डेंसिटी पॉलीथीन, और अभी जो आप यूज करते हो वो हाई डेंसिटी पॉलीथीन होती है। तो इसमें क्या होती है, ये ब्रांचेज होती है, तो ब्रांचेज होने से ये इतना स्मूथ नहीं होती। आप ये व्हाइट वाली पॉलीथीन अगर याद आ रहा हो तो थोड़ा सा इससे मैच कर सकते हो, तो ये इतनी स्मूथ नहीं होगी जो आप पॉलीथीन आप यूज करते हो। नेक्स्ट है क्रॉस लिंक पॉलीमर्स। क्रॉस लिंक में जैसे ये ब्रांचिंग थी ना, ये ब्रांचिंग तो होगी लेकिन दो तीन चेन आपस में क्रॉस लिंक हो जाएंगे, जैसे ये वाली चेन है और ये वाली चेन है, देखो यहाँ से यहाँ क्रॉस लिंक हो गई, एक दूसरे से क्रॉस लिंकिंग है। तो ये कब हो सकता है, जब ट्राई फंक्शनल या टेट्रा फंक्शनल मोनोमर आप ले लो। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बेकेलाइट और मेलामाइन। क्रॉकरीज के जितने भी आइटम्स आप देखते हो मोस्टली या तो बेकेलाइट या मेलामाइन के होते हैं। मेलामाइन बहुत ही व्हाइट कलर का पाउडर होता है, तो जितने भी आप ट्रे और ये सारी चीजें देखते हो व्हाइट व्हाइट वाली, वो सब कुछ मेलामाइंस के बनते हैं। और बेकेलाइट आपका इलेक्ट्रिक स्विचेस एंड सॉकेट्स बनाने में यूज किया जाता है। बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर फोर्सेस, अब ये जो चेन बन रही है इन चेन के बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसके बेसिस पे बात करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि एक चेन ऐसी है और दूसरी चेन ऐसी है, इसके बीच लगने वाला फोर्स बहुत वीक हो, ये बहुत वीक हो, तो एक चेन को अगर खींचोगे, यहाँ से पकड़ के खींचोगे और दूसरे को इधर खींचोगे तो बहुत तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि इनके बीच लगने वाला इंटरेक्शन क्या है, वीक है। तो वीक इंटरेक्शन के केस में क्या होगा, ये तेजी से खिंच जाएंगे, इसीलिए इनको कहते हैं इलास्टोमर। कहते हैं इलास्टिक है ये, तो बहुत बहुत ज्यादा इलास्टिक है। तो ये हो गया आपका इलास्टिक। नेक्स्ट अब बात करते हैं फाइबर। फाइबर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है, और जनरली जो हमारे घरों में फाइबर्स की सीट लगी होती है तो आप देखते हो कि उसकी एक सीट दूसरी सीट को खींच नहीं सकती, क्योंकि उसमें बहुत इंटेंस बॉन्डिंग है दो सीट, दो लेयर्स के बीच में, इस तरीके से, तो हम इसको खींच नहीं सकते। जनरली ये जो फाइबर्स होते हैं ये बनते हैं नायलॉन 66।
तो नायलॉन के जो जितने भी आप कपड़े देखते हो, वो मोस्टली कपड़े जो आप स्पोर्ट्स में यूज़ करते हो, तो आप उसमें 2 तरीके के कपड़े देखते हो, एक स्ट्रेचेबल, दूसरा नॉन स्ट्रेचेबल। तो आप अभी फ़ोकस करो नॉन स्ट्रेचेबल वाले पे। तो नॉन स्ट्रेचेबल वाला जो होता है, वो कितना ही मजबूत होता है कपड़ा। आप उसे पहन के क्रिकेट खेलो, कोई भी गेम खेलो, घिस जाए, फटता नहीं है, खराब नहीं होता। नेक्स्ट है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक इंटरमीडिएट फोर्सेस होता है और इनको हीट से इनको हीट से मोल्डिंग कर सकते हैं। जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये पीवीसी का ही पूरा नाम है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी, आप देखो जो कूड़े वाला होता है ना, वो आपसे पॉलीथीन या प्लास्टिक के बॉटल्स और टॉयज क्यों खरीदता है? उसे पता है कि इसको हम फर्दर मोल्ड करके अगर हम बेचेंगे तो इसकी मोल्डिंग हो सकती है और कंपनीज हमसे खरीद सकते हैं। अगर ऐसी पॉलीथीन बेचो या प्लास्टिक बेचो जिसकी मोल्डिंग ना हो, जो थर्मोसेटिंग है, वो नहीं लेगा, कहेगा इसका कोई यूज नहीं है, इसे फेंक दो, कूड़े में फेंक दो। ठीक है। नेक्स्ट है थर्मोसेटिंग। The polymers greatly improve the material mechanical properties। तो अब इनको मेनली इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जैसे इपॉक्साइड या सिलिकॉन्स वाले जो रेजिन होते हैं, तो जनरली एक बार सेट हो जाने के बाद फर्दर उनको हीट करके हम कुछ और नहीं बना सकते। तो ये होते हैं कि एक बार थर्मल, थर्मो मीन्स हीट, और सेट मतलब सेट करो। तो एक बार हीट करो तो ये सेट हो जाते हैं और फर्दर इनकी सेटिंग पॉसिबल नहीं है, और फर्दर मोल्डिंग भी पॉसिबल नहीं। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, जितने भी हीटर्स आपके देख लो, हीटिंग में जितने भी प्लास्टिक लगी होती है, स्विच, सॉकेट्स, इन सब में इनका यूज होता है। यहाँ पे हमने एक छोटा सा आपको एग्जांपल दिखाने का प्रयास किया है कि देखो, जो थ्रेड वाले हैं ये फाइबर हैं, इलास्टोमर्स ये इलास्टिक ऐसे ऐसे रखा हुआ है इसलिए थोड़ा विजिबल नहीं है। ये प्लास्टिक की जितनी भी चीज़ें आप टूट जाए इसे बेच भी सकते हैं। और जो हेलमेट है या बिजली के स्विच सॉकेट है, ये एक बार टूट जाते हैं तो फेंकना ही पड़ता है। ठीक है, ये बहुत हार्ड भी होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं। अब ये जो क्राइटेरिया है पॉलीमर की, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग, कभी कभी आपसे बोल दिया जाता है कि भाई इनमें डिफरेंसेस लिखो। इसलिए हमने थोड़ा सा इसको अलग करके एक क्लास बना दिया कि बेस्ड ऑन थर्मल रिस्पांस। तो थर्मल रिस्पांस पे पॉलीमर 2 तरीके के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक जिसको मोल्ड किया जा सके, थर्मोसेटिंग जो एक बार सेट हो जाए फर्दर मोल्डिंग पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे देखो इसको और इसको, ये बिजली के स्विच एंड सॉकेट्स हैं। ठीक है, ये वंस एक बार एक शेप में ढल गए तो दूसरी बार नहीं शेप बदल सकते। लेकिन बात ये है कि 4 मार्क्स में आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई डिफरेंशिएट द थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। देन इस केस में कुछ पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं, एक पॉइंट से काम नहीं चलेगा, तो बहुत सारे पॉइंट्स चाहिए होते हैं ना, इसलिए मैंने इसे अलग से ले लिया। थर्मोप्लास्टिक आर यूजुअली फॉर्म बाय द एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो जनरली आगे हम जो देखेंगे कि पॉलीमराइजेशन के 2 क्लास अदर भी होंगे, एडिशन एंड कंडेंसेशन। तो ये एडिशन से बनते हैं, ये कंडेंसेशन से बनते हैं। ये लॉन्ग लीनियर चेन होते हैं, ये 3D नेटवर्क होते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इनमें वीक वांडरवाल फोर्सेस होता है। ये सॉफ्ट हो जाएंगे हीटिंग पे और कूलिंग पे थोड़े से हार्ड होंगे, लेकिन इन पे हीट का फर्दर इफेक्ट नहीं होगा, एक बार बन गए उसके बाद। ये एक्सपेंसिव होते हैं, ये चीप होते हैं। आप बिजली के स्विच एंड सॉकेट जाते हो, 2 रुपए 4 रुपए में प्लग खरीद के चले आते हो, उसमें देखो कितना सारा मास होता है। ठीक है। थर्मोप्लास्टिक इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होंगे और ये इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये जनरली इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होते, क्योंकि एक बार सेट हो जाने के बाद इनकी सॉल्युबिलिटी होती ही नहीं है कि जनरली आप सॉल्युबलाइज करके अलग कर लो फिर रीयूज कर लो, कुछ होता नहीं। दे आर यूजुअली सॉफ्ट, वीक एंड ब्रिटल इन नेचर। जैसे प्लास्टिक को आप खींच के तोड़ सकते हो, लेकिन बिजली का स्विच एंड सॉकेट को ऐसा पकड़ लो जिसको आप सोचो हाथ से तोड़ में नहीं टूटेगा, बहुत ही ना स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है। हेलमेट वगैरह को देखो, इवन पटकते हैं तब भी नहीं टूटता। कैन बी रीमोल्डेड, कैन नॉट बी रीमोल्डेड। एग्जाम्पल है पॉलीथीन और इसका है बेकेलाइट। तो मेनली सब कुछ लिखो ना लिखो, आपको ये ध्यान रखना है कि एटलीस्ट एक एग्जाम्पल लिखना ही लिखना है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनेगा उसमें लिख दिया जाता है कि एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो एक्सप्लेन के 2 मार्क्स और एग्जाम्पल के 1 1 मार्क्स होंगे, तो इसलिए एग्जाम्पल को ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं बेस्ड ऑन टैक्टिसिटी। ये टैक्टिसिटी क्या है?
देखो कोई जो पॉलीमर बन रहा है, जैसे ये पॉलीमर की चेन बन रही है, तो इसको जो साइड चेन होती है, अगर वो सारे एक साइड लगा हो, तो ऐसे पॉलीमर को कहते हैं आइसोटैक्टिक पॉलीमर। और अगर एक डिफिनिट पैटर्न पे दोनों साइड लगा हो, एक इधर फिर एक छोड़ के एक इधर, एक छोड़ के इधर, देखो इस तरीके से, तो इसका डिफिनिट पैटर्न है, अल्टरनेट कह सकते हो आप, ये अल्टरनेट है। ये क्या था भाई, वन साइडेड था, तो वन साइडेड को आइसोटैक्टिक, अल्टरनेट वाले को सिंडियोटैक्टिक। और जिसका कोई आर्डर नहीं हो, जैसे एक यहाँ पे छोड़ने के बाद ये सेम साइड आ गया, एक छोड़ने के बाद देखो अपोजिट साइड आ गया, फिर से इधर आ गया, तो इसका कोई आर्डर नहीं है। अगर नो ऑर्डर मिले तो इसे हम कहेंगे ए टैक्टिक। ए मीन्स लगता ही है कि भाई जो टैक्टिसिटी है या टैक्टिक आर्डर है वो है ही नहीं, absent है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, इन स्ट्रक्चर्स में भी बेसिकली ये अरेंजमेंट ही दिया गया है और कुछ नहीं। बेस्ड ऑन दी मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, यही मैं कह रहा था। देखो, एडिशन एंड सब कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन, ये दो टेक्निक होती है जिससे हम पॉलीमर बेसिकली बनाते हैं केमिस्ट्री लैब में या पॉलीमर इंडस्ट्री में। तो इन दो टेक्निक के बेसिस पे ही पॉलीमर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर। तो एडिशन का मतलब साफ साफ है, एडिशन कहाँ से आया भाई, एड। कंडेंसेशन का मतलब क्या हुआ, कंडेंस। और कंडेंस का मतलब क्या हुआ, दो चीजें जुड़ तो यहाँ भी रही हैं, दो चीजें यहाँ भी जुड़ेंगी, लेकिन जब कोई चीज कंडेंस होता है तो उसमें से कुछ पार्ट या बीच का पार्ट अलग निकल जाता है। जैसे अगर यहाँ पे एन नंबर ऑफ थाइलीन यूनिट ले लें तो यहाँ बनने वाला पॉलीमर पॉलीथाइन। अगर यहाँ पे एडिपिक एसिड और हेक्सामेथाइलिन डाइअमीन ले लें, यही ये बेसिकली नायलॉन सिक्स सिक्स का ही आपका मोनोमर है। ये मोनोमर अलग है, देखो दूसरा मोनोमर अलग। तो इसके कंडेंसेशन से ये नायलॉन सिक्स सिक्स तो पॉलीमर बनेगा, साथ में एन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। अब देखो ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं, यही बेसिक क्राइटेरिया है कंडेंसेशन। ये स्मॉल मॉलिक्यूल क्या क्या हो सकते हैं, H2 हो सकता है, सी हो सकता है, NH3, HCl भी हो सकता है। ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल अगर एलिमिनेट हो जाते हैं तो उसे कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स, उनकी सिंथेसिस और प्रॉपर्टी। तो सिंपल सा हमने जो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है वो एडिशन पॉलीमर्स का लिया है, एडिशन पॉलीमर। अब एडिशन पॉलीमर में अगर हम बात करें तो देखो पहला है इथाइलिन का। इसको हम आपको अगर कभी लिखना हो तो हम सीधा तरीका बता देते हैं कि चलो सपोज करो ये CH2 लिखा, CH2 लिखा, CH2। आप क्या करो, इसका डबल बॉन्ड तोड़ो, इसका डबल बॉन्ड तोड़ो। अगर इसका बॉन्ड तोड़ोगे तो एक बॉन्ड इसका इधर फ्री होगा, इसका एक बॉन्ड इधर फ्री होगा, इसका तोड़ दें, एक बॉन्ड इधर फ्री, एक बॉन्ड इसका इधर फ्री। अब इन्हीं बॉन्ड को जोड़ दिया गया और कुछ नहीं है। तो इसी तरीके से ये जुड़ते जुड़ते एन नंबर ऑफ यूनिट जुड़ जाते हैं, तो ये बन जाता है पॉलीमर। तो देखो इसीलिए केवल केवल बीच के दो को लिख के और यहाँ एन लिख दिया गया। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि ये पॉलीमर बन कैसे रहे हैं। ठीक है, और ये एडिशन पॉलीमर है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं प्रोपीन की। ये 3 कार्बन की यूनिट है, 1 2 3, इसलिए इसे प्रोपीन बोला गया। और एक डबल बॉन्ड है, तो इससे बनेगा क्या, पॉलीप्रोपीन। अगर हम विनाइल क्लोराइड ले लें, CH2 पे एक Cl लगा देते हैं तो इसे विनाइल क्लोराइड कहते हैं। और इससे जो पॉलीमर बनता है उसे कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। बेसिकली यही आपकी PVC, शार्ट में इसी को PVC कहा जाता है। ठीक है, अगर इसी डबल बॉन्ड पे चारों तरफ फ्लोरीन लगा दें और चारों तरफ फ्लोरीन लगाने के बाद ये जो बनता है मॉलिक्यूल से कहते हैं टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। तो ऑब्वियस है कि इसका जो पॉलीमर होगा उसके आगे केवल पॉली लगाना है हमें वर्ड, तो पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, इसी को आप कहते हो PTFE। कभी कभी आप वाटर बॉटल खरीदते हो ना, रिसाइकिल बिन, सॉरी रिसाइकिल वाला साइन बना होता है, इस तरीके से उस वाटर बॉटल के पीछे देखो पेदी में, तो ये बना होगा और उसमें या तो ये लिखा होगा PET या तो लिखा होगा PTFE, इस तरीके से। तो कुछ चीजें इस तरीके से लिखी होती हैं, कुछ इस तरीके से। ये बेसिकली सार्ट में उसके मटेरियल को कोड कर दिया गया। भाई एक तो ये सिंबल हो गया कि ये बॉटल रिसाइकलेबल है, दूसरा
हमें इससे ये पता चलता है कि वो वाटर किस क्वालिटी की है। जिस जो सबसे बढ़िया वाटर बॉटल होती है प्लास्टिक की, वो पीईटी एफई वाली होती है रेदर देन पीईटी। पीईटी से भी बढ़िया जो है ये होती है। ठीक है, ये किसी से रिएक्ट नहीं करती। अगर इसमें आप कुछ भी रखते हो तो आप एकदम निश्चिंत रहो कि हाँ इसमें कहते नहीं गरम अगर पानी रख दो तो, या गरम है तो प्लास्टिक घुल जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा इस केस में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्टायरीन का। बेंजीन रिंग है, उसमें ये जो मोनोमर यूनिट है उसे स्टायरीन बोलते हैं, और ये बनेगा आपका पॉलीमराइज होकर पॉलीस्टायरीन। तो अब हमने थोड़ा सा ब्रीफली देखा कि किस यूनिट से क्या बनती है और कैसे बनता है। ठीक है, क्या यूजेस है। अब हम डिटेल में देखेंगे इन्हीं के यूजेस को और प्रॉपर्टीज को। जो हमने चार पॉलीमर्स देखे हैं, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीस्टायरीन, पीवीसी और टेफ्लॉन। तो अगर बात करें जो पी टी एफ ई था उसी को ही यहाँ पे लिखा गया है टेफ्लॉन। इसे टेफ्लॉन भी कहते हैं। ठीक है, टेफ्लॉन की ही कोटिंग होती है बेसिकली, जो फ्राई पैन्स होते हैं वगैरह वगैरह। प्रेस के पीछे भी इसी की कोटिंग होती है। इतना हार्ड होता है कि हीट होने पे भी पिघलता नहीं। नेक्स्ट देखो, अगर हम प्रॉपर्टी देखें पॉलीप्रोपिलीन की, तो सेमी रिजिड होता है, ट्रांसलूसेंट। तो जितनी भी पन्नियां वगैरह हैं ऐसे आप जो देखते हो, इसका यूज कहाँ पे करते हैं, कार का बम्पर बनाने में। फ्लेक्सिबल है क्योंकि मोल्डिंग अच्छे से हो जाएगी, तो इसको हम ऐसे जगहों पे यूज कर सकते हैं। टोबैको, क्लॉथिंग एंड कन्फेक्शनरीज, बहुत सारी ऐसी जो चीजें हैं जिसमें हम प्लास्टिक का यूज करते हैं, वहां पे हम दो प्लास्टिक पीवीसी और पॉलीइथाइलिन का यूज कर सकते हैं आराम से। पॉलीस्टाइरीन, जैसे देखो सीडी या डीवीडी के जो केस होते थे, या अभी भी जो डिस्क बनती है, स्पिनिंग डिस्क, उसको हम बनाने में यूज कर सकते हैं। ये पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लो थर्मल कंडक्टिविटी होती है, लेकिन कंडक्टिव है। ये वाले और ये वाले नॉन कंडक्टिव है, जिसको आप यूज कर सकते हो पाइप्स बनाने में, मेडिकल डिवाइसेस में, इवन वायर के और केबल के ऊपर भी आप यूज कर सकते हो इंसुलेशन के तौर पे। तो ये दोनों को तो आप यूज कर सकते हो, लेकिन इस वाले में थोड़ा सा रिस्क है क्योंकि उसमें लो कंडक्टिविटी होती है, तो हम इसको यूज जल्दी नहीं करते। नेक्स्ट बात करते हैं टेफ्लॉन की। तो नॉन स्टिक हीट रेजिस्टेंस केमिकली इनर्ट मटेरियल है ये। तो जितनी भी नॉन स्टिक कोटिंग है, जैसे कुकवेयर की, स्ट्रेंथर्स की, कर्लिंग आयरन्स की, तो सब कुछ में हम कोटिंग किसकी करते हैं, टेफ्लॉन की करते हैं। अब हम कुछ कंडेंसेशन पॉलीमर ले रहे हैं। यहाँ पे भी देखो, मेनली जो सिलेबस में है हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं। ये है आपका पीईटी पॉलीइथाइलिन टरथैलेट, और ये है आपका नायलॉन। तो नायलॉन दो होता है, नायलॉन 6 और नायलॉन 6। तो यहाँ पे जो हम एग्जांपल ले रहे हैं वो नायलॉन 6 का ले रहे हैं। ठीक है, और सिलेबस में आपके यही मेंशन है। देखो एडिपिक एसिड 6 कार्बन का कंपाउंड है, 1 1 एंड 4, तो टोटल 6 कार्बन, और 6 कार्बन का यहाँ, इसीलिए इसको 6 और 6 नाम दिया गया है। यहाँ भी टोटल 6 कार्बन है, इसीलिए इसको 6 और 6 नाम दिया गया था। ठीक है, अब कंडेंसेशन में होगा कि देखो इस H और इस OH को निकाल दो और दोनों को जोड़ दो बिना सोचे समझे। जैसे जोड़ा आपने, ये वाला पोर्शन डायरेक्ट एन से जुड़ गया, तो अब ये बनने वाला जो पॉलीमर होगा ये कंडेंसेशन पॉलीमर और नाइलॉन 6 प्रॉपर्टीज देखें, हाईली ड्यूरेबल एंड रेजिस्टेंस टू अब्रेशन। स्क्रैच वगैरह नहीं आते इन कपड़ों पे, पहन के आप खेलो कूदो, बहुत कम डर्टी होते हैं और धुल जाते हैं, इजीली साफ हो जाते हैं। तो इसमें स्क्रैच और वैसी कुछ चीज़ें नहीं आती। तो शर्ट्स बनाने में, रेनकोट, स्विम वियर और बहुत सारी चीज़ों में हम यूज कर सकते हैं नायलॉन 6। सेकेंड है आपका पीईटी पॉलीइथाइलिन टरफेलेट। यहाँ हम यूज करते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल। जो ग्लिसरॉल का छोटा भाई है ना, इसी को कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल। और ये है टरथैलेट। थैलिक एसिड जो आप पढ़े हो, अगर एक बेंजीन पे दोनों साइड अपोजिट OH COH ग्रुप लगा दो तो ये टरथैलेट हो जाता है। अब इसमें भी देखो कुछ नहीं करना, इसका OH इसका H निकाल दो और डायरेक्ट इसको जोड़ दो,
डायरेक्ट जोड़ दो। तो इससे जो बनने वाला पॉलीमर होगा ये पॉलीइथाइलिन टरथैलेट है। और ये पॉलीइथाइलिन टरथैलेट क्या करता है बच्चों? प्रॉपर्टीज अगर देखें तो हाई स्ट्रेंथ होती है, रिजिड होता है, हार्ड होता है, वेरी लो मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन में रहता है। इसीलिए इसमें जो फूड मटेरियल की पैकिंग के लिए और सॉफ्ट ड्रिंक कंटेनर्स में हम यूज करते हैं प्लास्टिक, वो मोस्टली यही होती है, पीईटी। तो जनरली जो हम आपको सिंबल बता रहे थे कि ऐसे रिसाइकलेबल का सिंबल होता है और लिखा होता है, तो मोस्टली बॉटल के पीछे ये पीईटी ही लिखा होता है। तो सबसे ज़्यादा वाटर बॉटल या फूड पैकेजिंग और ऐसी चीज़ों में हम पीईटी को ही यूज करते हैं। नेक्स्ट सिलेबस में मेंशन है सिंथेटिक रबर। ठीक है, देखो एक है नेचुरल रबर जिसे हम कहते हैं बुन्ना एन। तो अगर हम बात करें बुन्ना एन की तो वो नेचुरल रबर होता है, और बुन्ना एस सिंथेटिक है। ये एस बी आर का फुल फॉर्म होता है स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर, इसीलिए एस बी आर और बुन्ना एस लिखा गया। ठीक है, तो स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर को ही एस बी आर या फिर बुन्ना एस बोलते हैं। ये स्टाइरीन अभी हमने पॉलीस्टाइरीन में देखा था, और ये आपका है ब्यूटाडाइन। 4 कार्बन का कंपाउंड को आप ब्यूट बोलते हो, ब्यूट वर्ड, और डबल बॉन्ड अगर आ गया तो बाई फंक्शनल हो गया, और ये फर्दर क्या होगा, एक दूसरे से प्रोपोगेट करेगा। तो कुछ नहीं करना, इसको एक बार इधर फ्री करो, इसका एक बार इधर फ्री करो, जोड़ दो। जैसे जोड़ोगे देखो इससे ये जुड़ गया, यहाँ पे आके जुड़ गया, तो ये बन जाएगा आपका सिंथेटिक रबर। और ये जो नेचुरल रबर है उसकी अपेक्षा इसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ों को आप ट्यून कर सकते हो। देखो ट्यूनेबिलिटी है, तो इसीलिए इसे सिंथेटिक रबर का यूज ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि नेचुरल रबर जो नेचर से मिलता है वो आइसोप्रीन कहते हैं उसे, आइसोप्रीन। तो आइसोप्रीन जो पॉलीमराइज होके नेचुरल रबर बनाता है, तो उसको आप बदल नहीं सकते, ये बदल नहीं सकते ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अब इसको बदल सकते हो, इसमें फंक्शनल ग्रुप लगा सकते हो, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ट्यूनेबिलिटी होती है। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इलास्टिक इन नेचर होता है, और इलांगेशन इसमें बहुत ज़्यादा होता है। टायर्स में, सील में, गैस्केट्स में, हॉसेस, बेल्ट्स, विंडो प्रोफाइल, बहुत सारी जगहों पे इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉलीयूरिथेन। देखो आइसोसाइनेट ले लें, ये आइसोसाइनेट है, ये वाला ग्रुप आइसोसाइनेट है। और पॉलीआल, तो अब ये देखो इथाइलिन ग्लाइकाल ही है जो अभी हम पीछे यूज किए, ये इथाइलिन ग्लाइकाल है। यहाँ भी आपको क्या करना है, ये ओ इस पे अटैक करेगा और ये इधर टूट जाता है बांड, और यहाँ एच जुड़ जाएगा। तो इससे जो पॉलीमर बनेगा, ये पॉलीमर बनेगा पॉलीयूरिथेन बोल। ये पॉलीयूरिथेन हाईली रेजिस्टेंस टू अब्रेशन होता है, केमिकल, ऑयल, ग्रीस एक्सेट्रा। बनाते क्या क्या हैं, फुटवियर्स बनाते हैं, बैग्स बनाते हैं, मरीन एंटी फ्लोरिंग मटेरियल बनाते हैं। तो पॉलीयूरिथेन के जो फोम आते हैं ना, जो आपको लेदर जैसी फीलिंग देते हैं, वो मोस्टली इन्हीं के होते हैं। तो इससे जितना भी फुटवेयर बनाते हैं वो सारा कुछ समझ लो, तब आपको याद आ जाएगा कि अच्छा ये पॉलीयूरिथेन यही है। नेक्स्ट बात करते हैं कंडक्टिंग पॉलीमर्स का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर साल एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, कंडक्टिंग पॉलीमर्स में देखते हैं कि कंडक्टिंग पॉलीमर्स होते क्या हैं। बेसिकली ऐसे पॉलीमर्स जो इलेक्ट्रिसिटी या हीट को कंडक्ट करें। अभी तक जितने भी हमने प्लास्टिक देखी, पीवीसी के पाइप्स देखे, सब में हमने देखा कि कंडक्टिविटी न के बराबर थी, और एक पॉलीमर ऐसा था जिसमें थोड़ा बहुत मॉडरेट कंडक्टिविटी थी, बट उसका हम कंडक्टिंग में यूज नहीं कर सकते बहुत अच्छे। लेकिन ऐसे कुछ पॉलीमर्स मिले बाद में जो कंडक्टिंग मटेरियल के तौर पे हम यूज कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम बताते हैं कि पहले जो आप बैटरीज देखते थे, तो ये बैटरीज मेनली लिथियम आयंस की आती थी। अब जो आती हैं लिथियम आयन पॉलीमर बैटरी। ये पॉलीमर लिखने का मतलब क्या है कि इसमें ऑर्गेनिक कंडक्टिंग पॉलीमर्स है। पहले जो बैटरी थी वो मेटल के हार्ड केस में हुआ करती थी, अब प्लास्टिक या पाउच जैसा केस होता है। अब उसको फोल्ड भी कर सकते हो, बैटरी को मोड़ सकते हैं। तो अब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे ही पॉलीमर इंडस्ट्री में या कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी में गई,
आपकी जो बैटरी है वो फ्लेक्सिबल हो गई, मुड़ सकती है, फोल्ड हो सकती है, पहले वाली नहीं हो सकती थी। अगर आप पहले नोकिया के बैटरी से अगर ध्यान हो आपको तो वो नहीं मुड़ती। ठीक है, तो ये प्लस पॉइंट है हमारे कंडक्टिंग पॉलीमर्स का। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि ये जो कंडक्टिंग पॉलीमर्स है ये कौन कौन से हैं। तो पहला P3HT, ये नाम से पूछा जाता है, पॉली 3 हेक्साइल थायोफिन, ये याद रखना। कभी कभी आपसे इसका फुल फॉर्म ही पूछ देता है, भाई P3HT सिलेबस में इसका फुल फॉर्म बताओ। एक है पानी, पॉली एनिलीनियम लिथियम को कहते हैं पानी, और पॉलीपाइरोल PPY, और पॉली एसिटाइलिन को PA60 में लिखा है, तो इसका कोई वो बहुत ज़्यादा नहीं है, आप तो इसको पढ़ सकते हो क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, पॉली एसिटाइलिन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि कंडक्टिंग पॉलीमर को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक और इनऑर्गेनिक। देखो कुछ पॉलीमर्स जिनकी प्रॉपर्टी या जिसमें कंडक्शन खुद की वजह से होता है उन्हें इंट्रिंसिक कहते हैं। एक्सट्रिंसिक वो हो गए जिनमें कुछ अलग से मिला दें वो पॉलीमर कंडक्टिंग हो जाए, उसे कंडक्टिंग पॉलीमर्स कहते हैं। जैसे यहाँ नाम पढ़ के ही देख लो, कंडक्टिंग एलिमेंट फिल्ड कंडक्टिंग पॉलीमर, भाई कुछ ऐसा एलिमेंट फिल कर दिया जो कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा ब्लेंडेड, कुछ मिला दिया अलग से, तो ये नाम से ही पता चल गया। और इनऑर्गेनिक स्पेशल केसेस है, इसको हम लास्ट में देखेंगे। तो पहला स्टार्ट करते हैं कंडक्टिंग पॉलीमर हैविंग कॉन्जुगेशन से, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स। कंडक्टिंग पॉलीमर्स हैविंग कॉन्जुगेशन की अगर हम बात करें तो पहला जो पॉलीमर है हमारा पॉलीएसिटाइलिन। देखो ये जो CH ट्रिपल बॉन्ड CH यूनिट है, अभी हमने शुरुआत में देखा था कि इसका एक बांड तोड़े तो इसकी फंक्शनैलिटी कितनी बढ़ जाएगी, 2। तो CH डबल बांड CH रह जाएगा, और एक बांड इधर फ्री हो गया, एक बांड इधर फ्री हो गया। एक यूनिट और ले लो, CH डबल बांड CH, इसको भी तोड़ के ले लिया हमने, देखो टूटा हुआ। तो अब देखो ये क्या होगा, इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा। अब ये अगर देखें तो 1 2 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, और जहां ऐसा होता है वहां होगा क्या, रिजोनेंस, और जहां रिजोनेंस होगा वहां क्या होगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप पढ़े हो गए रिजोनेंस, और इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज। अगर चार्ज मूव कर रहा है एक जगह से दूसरे जगह तो इसका मतलब करंट पास हो सकता है। क्लियर, तो ये पॉलीमर इतना बेहतरीन था, और ये छोटा सा पॉलीमर आपको देखने में मोनोमेरिक यूनिट का लग रहा है, बहुत ही यूजेबिलिटी है इसकी, बहुत। ठीक है, तो ये मैं सेक्शन थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए ये। कहीं पे अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। ठीक है, देखो इसमें भी दो कंडीशंस हैं। अगर हम इसको लो टेम्परेचर पे पॉलीमराइज कराएं तो ये सिस फॉर्म में बनता है, और अगर हाई टेम्परेचर पे पॉलीमराइज कराएं तो ये ट्रांस फॉर्म में बनता है। ये सिस ट्रांस हम पिछली यूनिट में कवर कर चुके हैं। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या है देखते हैं कि जो पॉलीएसिटाइलिन है ये फ्लेक्सिबल है एंड रेडली स्ट्रेच, वाइल ट्रांस वाले साइलिन इज मच मोर ब्रिटल। तो इनमें इनमें दोनों में अंतर क्या है कि ये स्ट्रेचेबल है, ये थोड़ा सा ब्रिटल है। थर्मल स्टेबिलिटी हाई होगी ट्रांस की रेदर देन सिस के कंपैरिजन में, क्योंकि ये दोनों बांध के पहले से ही एक दूसरे के अपोजिट है, तो थर्मली ज़्यादा स्टेबल होगा। कॉमन सॉल्वेंट्स में इंसॉल्युबल होते हैं। मोस्टली यूज कहाँ करते हैं, क्योंकि किसी भी पॉलीमर का यूज या यूजेबिलिटी ही उसे खास बनाता है। जितने भी देखो सोलर सेल हैं वहाँ यूज कर सकते हैं, बैटरीज में यूज कर सकते हैं, सेंसर बना सकते हैं, एनर्जी स्टोरेज में, फोटो कैटालिसिस में। तो सबसे ज्यादा जो आपको याद रहेगा ये ऊपर का 3 याद रहेगा, तो 3 को याद कर लेना। बैटरीज आपको याद ही रखना है कंडक्टिंग पॉलीमर्स। ये है आपका पॉली 3 हेक्साइल थायोफीन। E3HT जो है ये हाईली प्रोसेबल इन सोल्यूशन होता है, ये सोल्यूशन फॉर्म में बनता है, और इसकी केमिकल एंड थर्मल स्टेबिलिटी भी हाई होती है, और ये हाई चार्ज या कैरियर कह सकते हो। कैसे अभी देखेंगे, देखो ये जो है इसको हम थोड़ा सा ओपन करके बना देते हैं। ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पे C6CH13 लगा, ये H है,
इधर भी एच लगा है, ये एच लगा है। दूसरी यूनिट हम सेम बना देते, ये एच लगा है। अब मान लो जब भी ये पॉलीमराइज होंगे ना, ये दोनों एच निकल जाएंगे, मैं ये दोनों एच निकाल देता हूँ और इन दोनों को एक दूसरे से जोड़ दिया। अब देखो यहाँ भी देखें 1 2 और थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आया कि नहीं आया। तो जैसे ही ये डबल बॉन्ड आ गया 1 3 पोजीशन पे, यहाँ भी क्या होगा, रीजोनेंस। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे लोन पेयर जो सल्फर का है ये भी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन, तो ज्यादा इन्वॉल्व है, क्या है, मोर। और जहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो गुड इलेक्ट्रिसिटी का कैरियर होगा ना, गुड कैरियर। इसलिए इसके यूज भी थोड़े से और अच्छे हो जाएंगे उसके कम। देखो अगर हम बात करें तो एक्टिव सेमी कंडक्टिंग जो लेयर हम बनाते हैं, कंडक्टिंग पॉलीमर की हम बना सकते हैं, ठीक है। कैथोड मटेरियल भी बना सकते हैं इस पॉलीमर का। सोचो ये ऑर्गेनिक है लेकिन कैथोड मटेरियल भी हम बना सकते हैं। अब तक जो कैथोड मटेरियल आपने सेल में पढ़ा था, याद करो कि जिंक की राड, कॉपर की राड, मेटल्स की राड हम यूज करते थे। यहाँ पे आप कैथोड मटेरियल भी बना सकते हो इसका, इतना अच्छा यूज है इसका। ये हाई चार्ज कैरियर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये है आपका पूरा का पूरा पॉलीमर। अच्छा इसमें एक चीज और है, FeCl3 में देखो इसका Cl एक कम हुआ है और इसका H कम हुआ है, तो यहाँ एक और यूनिट आएगी HCl, इसे भी लिख देना। तो n नंबर ऑफ HCl भी प्रोड्यूस होंगे, ये छूट गया है, करेक्ट कर लेना इसको। नेक्स्ट बात करते हैं डोप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर्स की। अब देखो जैसे आपने डोपिंग पढ़ा होगा ना, दो टर्म होते हैं बच्चों, डोपिंग एंड मिक्सिंग। तो डोपिंग और मिक्सिंग में डिफरेंस क्या है ये देखिए। जब किसी भी चीज़ की मिक्सिंग करते हैं तो ऑलमोस्ट 40 to 50% रेशियो में करते हैं। दूसरा क्या होगा, 60 to 50% रेशियो में। लेकिन जब डॉपिंग करते हैं तो ये 1 से 5% ही कोई मटेरियल डॉप करते हैं। ऐसा नहीं कि डॉपिंग में बहुत ज़्यादा मटेरियल हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये डॉपिंग है, जितने भी आप सेमीकंडक्टर में एन डॉप सेमीकंडक्टर, पी डॉप सेमीकंडक्टर आप पढ़े हो, तो उसमें बहुत थोड़ा सा मटेरियल यूज़ किया जाता है डॉपिंग का, और उसका परसेंट 1 से 5% ही होता है। So there is a little bit differences between doping and mixing. So I think it will be clear to you. Now the doping दो तरीके की होती है, एक होती है रिडक्टिव डॉपिंग और एक होती है ऑक्सीडेटिव डॉपिंग। जहाँ रिडक्टिव होती है उसे एन डॉपिंग कहते हैं, जहाँ ऑक्सीडेटिव होती है पी डॉपिंग कहते हैं। तो ओवरऑल हम आपको कुछ इस तरीके से समझाएंगे कि आप भूले ना। देखो जहाँ एन डॉपिंग लिखा है वो जो पॉलीमर बन रहा है, ये सी एच लिखने का मतलब क्या है, ये सी एच डबल ट्रिपल बॉन्ड सी एच को मोनोमेरिक फॉर्म में या फार्मूले के फॉर्म में केवल सी एच लिखती है। अगर इसका हम फार्मूला लिखते तो क्या लिखते, C2H2, और सिंप्लीफाई करके लिखते तो क्या लिखते, सी एच। दिस इज द मल्टीपल ऑफ 2 ऑफ सी एच, इसीलिए इसको सी एच लिखा है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, सी एच एक्स है क्या, एक्स क्या है, ये नंबर हो सकता है जैसे 2 4 6, ठीक है। तो अगर हम लेविस बेस से डॉप करते हैं और पॉलीमर पे निगेटिव चार्ज आता है तो उसे कहेंगे एंड ऑफ पॉलीएसिटाइलिन। और अगर हम लेविस एसिड से कर दें, पॉलीमर पे प्लस चार्ज आ जाए, तो उसे कहेंगे पी डॉप्ड पॉलीएसिटाइलिन, ठीक है। तो अब ये देखो कि ये जो पॉलीएसिटाइलिन है उसमें तो डबल बॉन्ड थे ही, कॉन्जुगेशन था ही, लेकिन अब इसमें आ गया चार्ज, तो ये और पहले वाले से थोड़ा और अच्छा हो जाएगा, ठीक है, बेटर हो जाएगा। गुड लिखने की बजाय बेटर लिख दो, कंपैरेटिव वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये बेटर परफॉर्मेंस देगा एन और पी डॉपिंग में, क्लियर। नेक्स्ट सब बात करते हैं सेकेंड जो कैटेगरीज है हमारी एक्सट्रिंजिक पॉलीमर की, कंडक्टिंग एलिमेंट फील्ड कंडक्टिंग पॉलीमर। अब होता क्या है कि भाई देखो जो हमारे पास ये कोई पॉलीमर है इतना सारा, और इस पॉलीमर में हम, ये जो पॉलीमर है ये नॉन कंडक्टिंग है और हम इसको कंडक्टिंग बनाना चाह रहे हैं, तो इसमें कुछ ऐसे मटेरियल फिल कर दें जो मटेरियल कंडक्टिंग है। पॉलीमर क्या है, पॉलीमर आपका नॉन कंडक्टिंग है, ये जो मटेरियल है वो कंडक्टिंग है। तो जब आप इसको फिल कर देते हो तो ओवरऑल जो पॉलीमर निकल के आता है वो क्या होता है, कंडक्टिंग हो जाएगा। अब कंडक्टिंग इन द सेंस यहां से देख सकते हो, ये देखो कार्बन ब्लैक
मेटल के कुछ ऑक्साइड्स अगर ऐसे फिल कर दें तो क्या होगा, ये जो पॉलीमर बनेगा ये हो जाएगा कंडक्टिंग। बेसिकली कुछ पॉलीमर्स का अपना अपना रोल होता है, इसको हम ये नहीं कह सकते कि आप हर जगह यूज कर सकते हैं। देखो, होता क्या है कि इसमें जो कंडक्टिंग एलिमेंट्स फिल्ड है उसकी वजह से ये लाइट वेट होगा, ड्यूरेबल होगा और कास्ट इफेक्टिव हो जाएगा। तो जैसा यूज है उसके हिसाब से हम इसे यूज कर सकते हैं। प्लस जो मटेरियल आपने यूज किया अगर उसकी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, क्योंकि आप मेटल ऑक्साइड यूज कर रहे हो, मेटल यूज कर रहे हो, मेटल क्या होगा, हमेशा Mn प्लस में होता है। बात समझे? तो यहाँ से आप कह सकते हो कि इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो हाई होगी, जितने भी मेटल बेस यूज करेंगे उनमें और ज़्यादा अच्छी होगी, तो इसकी वजह से ये और अच्छे जगहों पे यूज की जा सकती है। कभी कभी आपने देखा है कि कुछ जो कार होती हैं वो धूप में जाती हैं सनलाइट में, तो उनका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। बेसिकली इसे कहते हैं, इस टर्म को कीमोफ्लेज, कीमोफ्लेजिंग। कीमोफ्लेजिंग क्या है, कुछ ऐसे ही मटेरियल को अगर हम पेंट में डाल दें तो होगा क्या कि जैसे ही इन पे धूप पड़ेगी, धूप का मतलब क्या, चार्ज, चार्ज क्या कह दो, सनलाइट में एनर्जी होती है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर ट्रांसफर होंगे, एक्साइट होंगे, तो उनका कलर चेंज हो जाता है। और ऐसी कार्स बहुत महंगी बिकती हैं। तो ये इन कॉन्सेप्ट को यूज करके ही बेसिकली बनाया गया, कंडक्शन के कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो पॉली एसिटाइलिन है। पॉली एसिटाइलिन में हम मेटल ऑक्साइड फिल करके उसे कंडक्टिंग बना सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लेंडेड। अब देखो, ब्लेंडेड में भी साफ वर्ड ब्लेंडिंग हमने पहले ही बताया था, तो इसका मतलब क्या है, मिक्सिंग। और मिक्सिंग किसकी कर सकते हैं, मिक्सिंग दो चीजों की होती है, तो दो चीजों में एक होगा नॉन कंडक्टिंग, तो दूसरा क्या होना चाहिए, कंडक्टिंग। कुछ आइडिया लगा? अब देखो, दो पॉलीमर ऐसे लिए जो एक कंडक्टिंग है दूसरा नॉन कंडक्टिंग है, दोनों को मिक्स करिए, ठीक है। अब जब दोनों को मिक्स कर देंगे तो जो यहाँ से मिक्सचर बन के आएगा वो क्या होगा, कंडक्टिंग होगा। तो ऐसे पॉलीमर्स को हम कहते हैं ब्लेंडेड कंडक्टिंग पॉलीमर। जनरली मिक्स क्या करते हैं, कार्बन फाइबर मिक्स करते हैं, कंडक्टिंग पॉलीमर्स मिक्स करते हैं और मेटल्स के पार्टिकल मिक्स करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया है कि पॉलीइथाइलिन टरथैलेट है, उसमें हम ब्लेंडिंग कर दें पॉलीब्यूटाइलिन टरथैलेट की, पीबीटी की। तो ये एक आध अगर एग्जांपल आप याद कर सकते हैं तो कर लेना। पीएमएम में पॉलीमिथाइल मेथिक्राइलेट और पॉलीविनाइल लिडीन क्लोराइड को अगर यूज कर दें तो इनसे भी जो पॉलीमर बनेगा वो ब्लेंडेड कंडक्टिंग पॉलीमर बनता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक कंडक्टिंग पॉलीमर्स की। तो देखो, इनऑर्गेनिक में हमने आपको बताया था जो मेटल्स के साथ लिगेंड लगते हैं। तो अगर सपोज करो कि ये मेटल है और ये लिगेंड है, ऐसा कोई लिगेंड है जिसमें डबल बॉन्ड अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो, तो ये क्या होगा, ये लिगेंड कंडक्टिंग होगा ना। तो लिगेंड कंडक्टिंग होने की वजह से दूसरा मेटल पे भी प्लस चार्ज होता है। तो इसकी वजह से ऐसे जो पॉलीमर होंगे जिनमें पॉलीडेंटेट लिगेंड है और कंडक्शन का नेचर है, तो बेसिकली ये कंपाउंड इनऑर्गेनिक है लेकिन कंडक्शन का काम करेगा, इसलिए हमें इनऑर्गेनिक कंडक्टिंग पॉलीमर अलग से ही पढ़ा है, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी होती है इनमें, जो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होता है ये थोड़ा लो रहता है, जनरली लेस देन 18। आप नोट कर सकते हो कि मोनोमर यूनिट जुड़ती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं जुड़ती हैं। 1000 2000 10,000 वाले ये नहीं है, ठीक है, बहुत कम जुड़ेंगे। इनमें ट्यूनेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इनमें ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, हाई मैकेनिकल प्रॉपर्टी, इजी सिंथेसिस और हाई इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी पाई जाती है। तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है इनका, से फोकस करेंगे। देखो, जैसे एप्लीकेशंस में बात करें कि एलईडीज, जैसे आप पढ़ते हो ना, पहले एलसीडी पैनल्स आते थे, फिर एलईडी आ गए, फिर आ गए ओएलईडी, फिर आ गए एमओएलईडी। ये जो आप देख रहे हो सबके पीछे एलईडी ही लगा है, लेकिन ओ एमओ इनको अगर आप थोड़ा सा देखोगे, आप अब तो क्या आने लगे हैं, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, बहुत ही बेहतरीन होते हैं, पावर इफिशियंट होते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट है बेसिकली इन्हीं को यूज करके किया जाता है। और इनको हम यूज कहाँ कहाँ से करते हैं, एंटी करोजन कोटिंग में कर सकते हैं, बायोमेडिकल एप्लीकेशन में, फोटो कैटालिसिस में, एनर्जी स्टोरेज में, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज कर सकते हैं, और
भी बहुत ज़्यादा। एक जो मेटल के अलावा अगर अगर दूसरा एग्जांपल देखें तो पॉलीसल्फर नाइट्राइड, जिसको सल्फर और नाइट्रोजन एन और यहाँ पे एन लगा दो, पॉलीसल्फर नाइट्राइड के तौर पे भी आप देख सकते हो कि ये जो इनऑर्गेनिक है कॉम्प्लेक्स, ये भी कंडक्शन के तौर पे या कंडक्टिंग पॉलीमर के तौर पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन की। तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है क्या? जैसे हम क्लास 1 से क्लास 10 जाते हैं तो मैट्रिक हो जाता है, फिर इंटरमीडिएट आ जाता है, तो फिर ग्रेजुएशन आ जाता है। ग्रेजुएशन को बेसिकली डिग्री बोलते हैं। डिग्री क्यों बोलते हैं? डिग्री का मतलब यही है कि जितना आप हायर की तरफ बढ़ते जाते हो उसी को डिग्री बोलते हैं। तो सपोज करो कि कोई पॉलीमर बना रहे हैं, इसमें एक मोनोमर जुड़ा, दो मोनोमर, तीन, चार, ऐसे कितने मोनोमर जुड़ रहे हैं, इसको निकाला जाए तो जितना ज़्यादा जिसमें आएगा, जैसे हम और आगे जाते हैं तो हम कहते हैं ये डिग्री ले लिया, इसके आगे ये डिग्री ले लिया। इसका मतलब यही हुआ कि जितने मोनोमर एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे उसका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन ज़्यादा है। तो सिंपल सा मेथड है कैलकुलेट करने का कि डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कैन बी कैलकुलेटेड बाई द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर डिवाइडेड बाई द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मोनोमर। कितने मोनोमर यूनिट हैं, इसी को डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है, देखो ये जो एन लिखा जाता है इसी को डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। और ये लास्ट टॉपिक पॉलीमर मॉलिक्यूलर वेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे समझेंगे। देखो पॉलीमर के केस में क्या होता है कि अगर एक मोनोमर यूनिट ऐसे जुड़ी और मान लो यहाँ पे 10 हमने जोड़ दी, दूसरे में 20 जुड़ गई, तो जो पॉलीमर की चेन बनती है वो अनइवन की बनती है। अगर हम कभी आपसे कह दें कि भाई H2O का मॉलिक्यूलर वेट बताओ, तो आप कहोगे सर हाइड्रोजन का 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, क्योंकि आपको पता है कि इसमें ये दो ही है एलिमेंट है और इसी रेशियो में। लेकिन यहाँ तो 10 हो गए, यहाँ 12 हो गए, यहाँ 20 हो गए। ये जो चेन है वो डिफरेंट लेंथ की हो गई। इससे इसका जो, अगर मान लो इसका एक यूनिट का एक मास हो तो यहाँ कितना होगा 1 × 10, यहाँ 1 × 12, यहाँ 1 × 20, तो सबके मास अलग अलग आ गए। इसका मतलब क्या है कि उस पॉलीमर का मास क्या होगा एग्जैक्टली हम बता नहीं सकते। ऐसे केस में हम यूज करते हैं एवरेज वैल्यू को, और हम कैलकुलेट करते हैं नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास और वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास। इनको डिनोट कैसे करते हैं ये देखते हैं। देखो पहला स्टार्ट करते हैं हम नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास। जो नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास है उसे mn बार से डिनोट करते हैं। ये इसमें बार छूट गया है, बार लगा लेना। और दूसरा जो हमारे पास है वो है वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो ये जो नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास है, बेसिकली यहाँ पे हेडिंग छूट गई है, ये हेडिंग होनी चाहिए वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो ये दोनों टॉपिक हमने यहीं कवर कर दिया है, ठीक है। और ये कुछ है नहीं, बेसिकली जैसे आप क्लास 10th में एवरेज निकालते थे वो वही है, जितने भी टर्म्स हैं और जो उनका मास है। अगर Ni नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं उनका हमें वो जो है मास Mi है, तो कुछ नहीं करना, Ni Mi और सबका सिग्मा कर दो और नंबर ऑफ मोनोमर या चेन से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास। इसे फर्स्ट मोमेंट एवरेज भी कहते हैं। बात करते हैं वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास की। तो वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास की अगर हम बात करें तो जो चेन बनती है ना, हर एक चेन में, हर एक चेन की लेंथ के हिसाब से उसका वेट, जो वेट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। तो अब देखो यहाँ पे जो फोकस था वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे था, और यहाँ पे जो फोकस है वेट ऑफ ईच मॉलिक्यूल पे है। जो छोटी यूनिट होगी ना वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट यहाँ पे काम करेगी। और इसको निकालते कैसे हैं मैथमेटिकली, एम डब्ल्यू बार इक्वल टू सिग्मा एन आई एम आई का स्क्वायर अपॉन सिग्मा एन आई एम आई। अगर इसे ध्यान से देखो तो ये सेकेंड मोमेंट एवरेज है, इसे सेकेंड मोमेंट एवरेज भी कहते हैं। जैसे आपने ऊपर वाला अप्लाई किया वैसे ही ऊपर m से मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे भी m से मल्टीप्लाई कर, ठीक है।
कुछ टेक्निक्स है बच्चों, जैसे जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी, लाइट स्कैटरिंग, विस्कोमेट्री। तो इन टेक्निक्स की मदद से हम एक्सपेरिमेंटली नंबर एवरेज और वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स की। तो कुछ ऐसे इंडेक्स हैं जो पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स भी एक उसी में से है। देखो, पॉलीमर की क्वालिटी को अगर बताना हो तो हम पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स की बात करते हैं। जैसे सपोज करो ये पॉलीमर है और उसकी सरफेस पे कुछ लेंथ इतनी तक है और उसके बाद ये पॉलीमर क्या हो गया, यहाँ पतला हो गया। यहाँ तक तो देखो पॉलीमर बहुत बेहतरीन था, यहाँ सारे थिकनेस बराबर थे, लेकिन यहाँ कमजोर हो गया। तो इसकी सरफेस या फिर इस पॉलीमर में जो नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास है और वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास है, उन दोनों को डिवाइड कर दो। ओबियस है कि जो वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास होता है वो नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास से ज़्यादा होता है। तो वेट एवरेज से नंबर एवरेज को जब हम डिवाइड करेंगे तो एक नंबर निकल के आएगा, जिसे कहते हैं पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स। ये इंडेक्स आएगा। अगर ये इंडेक्स 1 है, इसका मतलब क्या है कि एम एन बार इक्वस टू एम डब्ल्यू बार। मतलब जो भी चेन है उनके जो लेंथ है वो लगभग लगभग सेम है। ऐसे केस में ये बात पता चलती है। अगर पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स एक से ज्यादा आता है तो इसका मतलब इवननेस ज्यादा है। तो अगर पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स 1 आ जाए तो इसे हम कहेंगे मोनोडिस्पर्स। मोनो मीन्स होता है 1, तो इसे कह सकते हैं मोनोडिस्पर्स। इसी तरीके से बाई डिस्पर्स, ट्राई डिस्पर्स, या फिर फ्रैक्शन में आता है तो फिर नंबर से हम इंडिकेट करते हैं, एंड दैट विल बी द इंडेक्स 1.2, 1.4 एक्सेट्रा। तो इस तरीके से हमने पूरा सिलेबस कवर कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।